अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम सी एल 621 के लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जीपीयू की डिटेल्स पढ़नी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। सो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको फाइनल टर्म से पहले पहले मिल सकें। तो सबसे पहले जीपीयू का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। एज इट इज़ ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जीपीयू। इसके अलावा इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। सबसे पहले ये है कि जीपीयू स्टैंड फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये यूनिट बेसिकली एक स्पेशल चिप होती है जो ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि ग्राफिक्स को रेंडर करना, जैसे कि स्क्रीन पे इमेजेस वगैरह दिखाना, वीडियोस दिखाना, एनिमेशन दिखाना, इस चीज़ को बोलते हैं ग्राफिक्स को रेंडर करना। लेकिन ये पास्ट जीपीयू की बात है, जब वो सिर्फ ग्राफिक्स को रेंडर करता था। लेकिन अब वो सिर्फ ग्राफिक्स को रेंडर करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब वो पैरेलल प्रोसेसिंग के मेथड पे वर्किंग करता है। मतलब कि यूज़ करता है इस मेथड को, और इस मेथड का मतलब होता है कि एक टास्क होता है, उसे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और मल्टीपल प्रोसेसर मिलकर उन तमाम टास्क को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। इसे बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे दो एमसीक्यूज भी बन रहे हैं कि जीपीयू स्टैंड्स फॉर व्हाट, और इसके अलावा ये है कि जीपीयू कौन से मेथड को यूज़ करता है, यानी कि उसमें किस तरह की प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि दुनिया का सबसे पहला जो जीपीयू है वो जी फोर्स 256 था, और ये मार्केट में 1999 में आया। इसके अलावा इसमें जो चिप्स थी वो 10 मिलियन पॉलीगॉन्स पर सेकंड को प्रोसेस कर सकती थी। इसके अलावा सीपीयू में सिर्फ कुछ फ्यू कोर होते हैं, मतलब कि जो सीपीयू है उसमें सिर्फ कुछ कोर होंगे, लेकिन जीपीयू में हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसिंग कोर होते हैं। इसके अलावा जीपीयू पैरेललिज्म जो है वो मल्टी कोर पैरेललिज्म की तरह सिमिलर होता है। और जीपीयू का जो आर्किटेक्चर है वो थ्रूपुट होता है, यानी कि इसमें थ्रूपुट आर्किटेक्चर होगा, और ये काफ़ी थ्रेड्स को एक साथ स्लोली एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कि आहिस्ता एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन मैनी कनकरेंट थ्रेड्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फ्यूचर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स हैं वो हाइब्रिड सिस्टम की तरह होंगे। हाइब्रिड सिस्टम मतलब कि जिसमें सीपीयू एंड जीपीयू दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे। तो ये यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से चीज़ें हैं। जो एमसीक्यूज़ के लिए लाइंस हैं वो आपने खुद भी रीड कर लेनी है, क्योंकि ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, और सेम एज इट इज़ ही आपने इन लाइंस को प्रिपेयर करना है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन जीपीयू एंड सीपीयू है। इसमें डिफरेंस जो है ना, ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में आएगा तो आपको टेबल की फॉर्म में लिखना होता है। जीपीयू जो है वो हाईली पैरेलल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। हाईली पैरेलल का मतलब क्या है कि मल्टीपल काम एक टाइम पे करना है। लेकिन सीपीयू प्रोग्राम्स को सीरियल ही एग्जीक्यूट करता है। सीरियल एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद जीपीयू के बारे में बताया गया है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिंग यूनिट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, लेकिन सीपीयू में सिर्फ कुछ ही यूनिट्स होते हैं। मज़ीद ये बताया गया है कि जीपीयू की जो मेमोरी इंटरफेसेस हैं वो फास्ट एंड मोर एडवांस हैं। और सीपीयू के बारे में यहाँ पाइपलाइन के कुछ स्टेजेस बताए गए हैं, जो कि 10 या फिर 20 हो सकते हैं, यानी कि 10 से लेके 20 हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि जीपीयू की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, मतलब कि जीपीयू को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जीपीयू को अब सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि कुछ और भी फील्ड हैं जहाँ पे आप इसे यूज़ करते हैं। लाइक साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आप इसे यूज़ करते हैं, इमेज को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर बताया गया है। इसके आर्किटेक्चर में आपने देखना होता है कि क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहले तो ये है कि जीपीयू एक पैरेलल को प्रोसेसर होता है सीपीयू का। दूसरा ये है कि इसमें ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ थ्रेड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीपीयू है वो क्या करता है कि वो ऐसा ही एमडी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह बताए गए हैं कि जो सीपीयू का मल्टी कोर प्रोसेसर होता है ना, वो लिमिटेड पैरेललिज्म रखता है, यानी कि इसमें जो पैरेललिज्म है वो लिमिटेड होगा। इसके अलावा इसमें हंड्रेड्स ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग कोर होते हैं, जिन्हें मल्टी प्रोसेसर की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हर कोर जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। सिर्फ आपने ये लाइंस देखनी है, जिधर मैंने एमसीक्यू लिखा है वो सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए लाइंस को एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। यहाँ पे ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत बार पेपर में रिपीट भी होते हैं। तो इसमें जीपीयू के बारे में ही बताया गया है कि जो 8 सीरीज़ जीपीयू होता है वो क्या करता है कि 25 से लेकर 200 जीएफ एलओपीज़ को डिलीवर कर सकता है। और ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है ये भी आपने देखना है। लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में और क्लस्टर्स में अवेलेबल होता है। और जीपीयू पैरेललिज्म हर साल जो है वो डबल हो जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया है जेपीयू प्रोग्रामिंग मॉडल्स के बारे में कि जेपीयू प्रोग्रामिंग मॉडल्स क्या होते हैं। तो जेपीयू प्रोग्रामिंग मॉडल्स का मतलब होता है कि हाईली पैरेलल कंप्यूटेशंस जेपीयू पे रन करना। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पास्ट जीपीयू था वो क्या करता था कि ग्राफिक्स को रेंडर करता था, लेकिन अब जीपीयू एडवांस हो चुका है, अब वो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इसका मॉडल बताया गया है जो सी यू डी ए है, मतलब कि सी यू डी ए जो है इसका एक प्रोग्रामिंग मॉडल ही होता है और एक जनरल पर्पस पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है, कैलकुलेशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक एपीआई है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो इस लैंग्वेज को मार्क कर देते हैं, यानी कि जब एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सी यू डी ए क्या है तो वो एक एपीआई है, वो एक लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग मॉडल होता है वो सी यू डी ए है, जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि इसको ही डिफ़ाइन किया गया है कि सी यू डी ए जो है वो एक को प्रोसेसर होता है। इसके अलावा इसकी अपनी डी रैम होती है, मतलब कि डिवाइस मेमोरी होती है, और ये मैनी थ्रेड्स को पैरेलल में रन कर सकता है, मतलब कि काफ़ी थ्रेड्स होंगे जिन्हें वो एक ही बार में रन कर सकता है। ये टाइपिकली तौर पर जी पी यू है, लेकिन आप इसे पैरेलल प्रोसेसिंग डिवाइस के अनदर टाइप भी बोल सकते हैं। इसके बाद मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि ये वाली जो डायग्राम गिवन है इसे आप एसएम मॉड्यूल बोलते हैं, यानी कि स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर मॉड्यूल बोलते हैं, और ये सिंगल जीपीयू चिप पे बिल्ट हो सकती है। इसके अलावा फर्मी चिप के बारे में बताया गया है। फर्मी के बारे में काफ़ी एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं कि इसमें 16 स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर होते हैं जो कि 3 बिलियन ट्रांजिस्टर के साथ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हैं मैंने हाईलाइट किए हैं डिफरेंट कलर के साथ, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, इसलिए आपने क्लास में कवर कर लेने हैं। उसके बाद जीपीयू एक्सेलरेटेड लाइब्रेरीज, यानी कि जीपीयू में कुछ लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, वो कौन सी हैं ये आपने सेम एज इट इज़ ही इनके नाम प्रिपेयर करने हैं क्योंकि एब्रीवेशन की फॉर्म में है। तो कितनी लाइब्रेरीज हैं और कौन कौन सी इनके नाम आपने देख लेने हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ में इस तरह पूछा जाता है कि आपको ऑप्शंस में इनके नाम गिवन होते हैं और बाद में पूछा जाता है कि बताएं इनमें से कौन सी लाइब्रेरीज हैं और कौन सा ऑप्शन लाइब्रेरी का नहीं है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ जीपीयू है, यानी कि बिल दिल्ली ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी ने कंसीडर किया है कि जो जीपीयू का फ्यूचर है ना वो पावर में हो सकता है, यानी कि पावर एंड मैसिव पैरेललिज्म हो सकता है, और इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी एंड डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो इसके दो एस्पेक्ट्स बताने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि जब आप जीपीयू की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन से दो एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप डेटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी की बात करें तो उसमें बैंडविड्थ को देखा जाता है, लेकिन अगर आप डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि आप एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाली जो स्लाइड है जिसमें डेटा एक्सेस कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि सीपीयू में कितनी कैपेबिलिटी होती है, जीपीयू में कितनी होती है, ये दोनों स्लाइड्स आपने खुद प्रिपेयर करनी है और ये सेम एज इट इज़ ही आपने देखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क का मिक्सचर, यानी कि जब आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंबाइन कर देते हैं तो वो हेटेरोजेनिटी बन जाता है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है कि हेटेरोजेनिटी मोबाइल कोड एंड मोबाइल एजेंट में क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें नेटवर्क्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं एंड मिडल वेयर है। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। मोबाइल कोड क्या है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल के साथ कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हेटेरोजेनिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाती है। अनअवॉइडेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हें डिफरेंट एम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को डेवलप होने में, इम्प्लीमेंट होने में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं। इसलिए जो हेटेरोजेनिटी है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल होती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम बेसिकली तब आती है जब हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट होने के लिए, डेवलप होने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हर मशीन का हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, वो तमाम कोड्स को सही तरह से रन नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो वर्चुअल मशीन है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है व्हाट इज़ कोड माइग्रेशन। कोड माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोड को एक नोड से दूसरी नोड में भेज देना, मतलब कि अगर आप कोड को एक नोड से दूसरी नोड में
मुंतकिल कर देते हैं और मूव कर देते हैं और बाद में उस कोड को रन करेंगे तो वो कोड माइग्रेशन कहलाता है। इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं, इसके अलावा शॉर्ट में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए बताया गया है कि कोड माइग्रेशन मोबाइल कोड की ही एक फॉर्म होती है, यानी कि वही बात इसमें की गई है कि जब आप कोड को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस और इसके अलावा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद कोड माइग्रेशन की मोटिवेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होती है, यानी कि आप इसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। तो जब आप कोड को फास्टर मशीन में मूव करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। इसके अलावा ये है कि कोड को डेटा के क्लोज रखें। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि ये डायनामिकली कन्फिगरेशन कर सकती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वाली जो स्लाइड गिवन है इसे आप स्किप कर सकते हैं, ये गलती से ऐड हो गई है। पहले अगर मैंने देखी होती तो मैं यहाँ से रिमूव कर देती, लेकिन पीडीएफ बना लिया था मैंने, इसलिए आप इस स्लाइड को स्किप कर सकती हैं, ये पेपर में नहीं आएगी। इसके बाद मॉडल्स फॉर कोड माइग्रेशन। अब यहाँ पे कितने मॉडल यूज़ होते हैं कोड को माइग्रेट करने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके नाम आपने सेम एज इट इज़ ही प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, कोड सेगमेंट है, रिसोर्स सेगमेंट है और एग्जीक्यूशन सेगमेंट है। इन तीनों सेगमेंट्स के आपको नाम पता होने चाहिए कि कोड को माइग्रेट करने के लिए कितने प्रोसेस मॉडल यूज़ होते हैं और उनके क्या नाम है। इसके अलावा इसमें मोबाइलिटी यूज़ होती है, तो टाइप ऑफ मोबाइलिटी क्या होती है, टाइप ऑफ मोबाइलिटी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो टाइप ऑफ मोबाइलिटी 2 होती हैं, वीक मोबाइलिटी एंड स्ट्रॉन्ग मोबाइलिटी। वीक मोबाइलिटी होती है कि सिर्फ कोड मूव होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोबाइलिटी में क्या होता है कि कोड के साथ साथ एग्जीक्यूशन की स्टेट, उसकी रिसोर्सेज वगैरह भी मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कोड को माइग्रेट करने के लिए कितने प्रोसेस मॉडल यूज़ होते हैं और टाइप ऑफ मोबाइलिटी कितनी है। इसके बाद अगली स्लाइड भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसमें माइग्रेशन एंड लोकल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि प्रोसेस टू रिसोर्स बाइंडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि आप कितनी तरह से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो बाइंडिंग बाय आइडेंटिफायर, बाइंडिंग बाय वैल्यू, बाय टाइप, ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज की टाइप्स बताई गई हैं कि रिसोर्सेज कितनी तरह के हो सकते हैं। तो अनअटैच्ड होते हैं, यानी कि कोई डेटा फाइल्स वगैरह होंगी। इसके अलावा फास्ट एंड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब लोकल डेटाबेसेस वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह जो कि फास्ट होती हैं। इसके अलावा फिक्स रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरह के लोकल डिवाइसेस फिक्स होती हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रोसेस रिसोर्स बाइंडिंग, यानी कि आप बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं, कितनी तरह से कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये बताया गया है कि माइग्रेशन के लिए कितने एक्शन यूज़ होते हैं। तो इसमें 4 एक्शन होते हैं, GR, MV, CP, RB, और इनके पर्पस, इनके एक्शंस आपको पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो GR जो है उसे इसलिए यूज़ किया जाता है कि ग्लोबल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सके। MV को मूव करने के लिए, यानी कि रिसोर्सेज को मूव करने के लिए यूज़ करेंगे। CP को रिसोर्स को कॉपी करने के लिए यूज़ करेंगे और RB को प्रोसेस को रिवाइंड करने के लिए, यानी कि दोबारा से बाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो माइग्रेशन जो है ना, वो सिर्फ आप सर्टेन पॉइंट्स पे कर सकते हैं, यानी कि जब आपने प्रोग्राम में माइग्रेशन करनी है तो वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप माइग्रेट कर सकते हैं। और वो पॉइंट क्या है, यानी कि जब आपने प्रोसीजर को कॉल करनी है, या तो आप उससे पहले माइग्रेशन कर लें या बाद में कर लें। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप माइग्रेशन कब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यूज़ ऑफ वर्चुअल मशीन टू हैंडल द हेटेरोजेनिटी, मतलब कि हेटेरोजेनिटी को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए वर्चुअल मशीन का क्या इस्तेमाल होता है। तो वर्चुअल मशीन एक यूज़फुल टूल होता है, यानी कि जब भी आपने कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में हेटेरोजेनिटी को हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है, तो आप VM यानी कि वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये कंसोलिडेशन को अलाउ करती है, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को एक सिंगल मशीन में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि मल्टीपल फिजिकल मशीन्स की नीड को रिड्यूस कर देती है, मतलब कि जो फिजिकल मशीन्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी ज़रूरत को कम कर देती है विद डिफरेंट कन्फिग्रेशन। तो ये इस तरह से इसे हैंडल कर सकती है। उसके बाद ये वाली जो स्लाइड है सिर्फ एक बार आपने पढ़ लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे रीड वंस लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए है, इसके अलावा ये पेपर में नहीं आएगी। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि जब आप वर्चुअल मशीन्स को हेटेरोजेनिटी को हैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें 2 आपके पास चैलेंज होते हैं, मतलब कि 2 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, तो इसे आपने बताना होता है। इसमें यह है कि माइग्रेटिंग द इंटायर मेमोरी इमेज, यानी कि आप जब कंप्लीट मेमोरी इमेज को माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा माइग्रेटिंग बाइंडिंग्स टू लोकली रिसोर्सेज, यानी कि जो बाइंडिंग्स आपने बनाई होती हैं जब आप उन्हें लोकली रिसोर्सेज की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो ये आपके पास 2 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद ये है कि माइग्रेटिंग द इंटायर मेमोरी इमेज, यानी कि जब आपने इंटायर मेमोरी इमेज को माइग्रेट करना है तो उसके लिए कितने मेथड यूज़ होते हैं। इन मेथड के सिर्फ आपसे नाम पूछे जाते हैं शॉर्ट में। तो मेमोरी पेज को पुश करना, इसके अलावा करंट वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना, एंड थर्ड वन है डिमांड पेजिंग। तो ये आपके पास 3 प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हैं, 3 मेथड बोल सकते हैं।
उसके बाद माइग्रेटिंग बाइंडिंग टू लोकल रिसोर्सेज, यानी कि जब आपने बाइंडिंग्स को लोकल रिसोर्स में माइग्रेट करना है तो फिर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि क्लस्टर सर्वर जो होते हैं ना, क्लस्टर सर्वर में नेटवर्क एड्रेस अपडेट किया जाता है, स्टोरेज जो है वो सेपरेट होती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप पूरे सिस्टम को मूव कर सकते हैं इसमें, यानी कि जो भी आपने बाइंडिंग्स की है उसे आप कम्प्लीटली लोकल रिसोर्स की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी पॉइंट की, किसी टॉपिक की समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी पूछें। एंड फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।